हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने ये जो अपना फोर्थ चैप्टर था वो स्टार्ट कर दिया था। कल हमने अरस्तु के बारे में पढ़ा था। अरस्तु जो फिलोसफी थी, जो उन्होंने बताया था कि किसी भी पार्टिकल को अगर अपन किस में रखना है, मोशन में रखना है, तब तक अपने को एक्सटर्नल फोर्स की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। फिर हमने वो चीज़ें समझ कर और फिर उस चीज़ को, जो उनकी थ्योरी थी, उनको रोंग भी किया था कि नहीं सर ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ये भी बात बताई थी कि अगर अपन यूनिफॉर्म की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, किसकी बात करें, यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, उसके लिए भी अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो तब तक भी अपने को किसकी रिक्वायर्ड होगा, फोर्स की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन लेके समझा उस चीज़ को, तो वी वहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तो वो क्या बना जाता है, एक्सीलरेशन। किसका करेंगे अपन, वेलोसिटी का। तो एक्सीलरेशन अगर जीरो है तो अपने पास सेकंड लॉ, जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो वहाँ पे ए की वैल्यू रखते ही जीरो है, तो मतलब अपने पास फोर्स है वो जीरो आ गया। परंतु जो अपना ये थ्योरी थी इनकी, अरस्तु की, उन्होंने तो बताया था कि फोर्स का तो क्या होगा, वहाँ पे एक रोल होगा, रिक्वायर्ड होगी, पर यहाँ पे तो अपना फोर्स जीरो आ रहा है, तो वहाँ जाके रोंग हो गए थे। ठीक है। उसके बाद में कौन आया था, गैलीलियो आया था। ठीक है। उन्होंने एक ऐसे संसार का या एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना की थी। ठीक है। उन्हें एक ऐसे संसार की कल्पना की थी कि वहां पे फ्रिक्शन लेस हो, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो पार्टिकल मोशन करते रहेंगे बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है। चलिए, उसके बाद में अपन ने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, वो अपना आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है। ये कल तक जो बात हुई थी वो मैंने बता दी। ठीक है। चलिए। हम्म। दिख रहा है। चलो, क्योंकि ये देखो स्टेटमेंट आगे जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ अपन सब जानते हैं, पर जो इनका जो चीजें आई कहाँ से, वो चीज अपने को समझना है। ठीक है। क्योंकि अपने को चाहे समय ज्यादा लग जाए, पर चीजें लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। जैसे अपनी एनसीईआरटी है, मैंने एनसीईआरटी इसलिए ओपन कर रखी है। ठीक है। कई चीजें अब अभी समझ में आएंगी, कई चीजें कुछ साल बाद में आएंगी, क्योंकि देखो माइंड सबका अलग अलग अप्रोच, बिल्डअप होने में समय लगेगा। पर आपको वो चीज कई बार या कुछ साल या कुछ महीने अगर बात याद आएंगी तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ, कि ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है। चलिए। तो अपन पढ़ रहे थे क्या, आज का हो गया अपना द लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे अपना जो सेकंड न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो उससे पहले, न्यूटन से पहले गैलीलियो था। उन्होंने कुछ बताया था क्या, तो गैलीलियो स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन आप जानते हो, कुछ इस प्रकार से होता है, आपके घर पे जो बाहर जो ऐसे चबूतरा बना होता है, स्लोप सा, इसी को अपन क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन। ये आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया, यहाँ पे कोई बॉल है, आपने छोड़ा तो वो यहीं चलेगी। क्लियर है। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, कई बच्चों को ये नहीं पता होता है, तो ध्यान रखो। ठीक है। इसने तीन केस लेके स्टडी की। ठीक है। इन तीनों केसों को समझते हैं। पहला क्या है, द मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एसिलेटेड। ठीक है। अगर क्या कहते हैं, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या हो, वो एसिलेटेड हो, तो क्या होगा, डाउनवर्ड इंक्लाइंड, या अपन कह सकते हैं डायरेक्शन वेलोसिटी के में हो तो एसिलेटेड कहलाता है। अगर उसके विपरीत में हो, क्या हो, विपरीत में हो, तो अपन क्या कहते हैं उस चीज को, डीएसएलेशन या डिटार्डेशन, ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं अपन। ठीक है। उसको देखो, एक को अपन माइनस लिखते हैं कई जगह, उसको अपन बोलते हैं रिटार्डेशन। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या है, मूविंग अप रिटार्डेशन। ठीक है। अगर जैसे एक ये इस प्रकार से बॉल आ रही है और इस प्रकार से बॉल फिर जा रही है, तो देखो वेलोसिटी इस तरफ, पर ये क्या हो रहा है, एक
फ्रिक्शन ले या फ्रिक्शन के कारण या एयर रेजिस्टेंस के कारण वो चीजें ऊपर नहीं जा रही है। कहानी समझ में आ गई। तीसरा केस क्या लिया उन्होंने, मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एन इंटरमीडिएट सिचुएशन। ठीक है, तीनों से कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, द गैलीलियो कंक्लूजन दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर कोई अपने पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा प्लेन है जो कि फ्रिक्शनलेस है और उस पर अपन ने मोशन को या किसी ऑब्जेक्ट को क्या करवाया, मूविंग करवाया, तो मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मस्ट नाइदर हैव एक्सीलरेशन नो रिटार्डेशन, इन दोनों की आवश्यकता ही नहीं होगी, जीरो हो जाएंगे। अरे कहने का मतलब ये है, समझे नहीं आप तो सर बताओ, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो अपना जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो नाइदर हैव एक्सीलरेशन नॉर रिटार्डेशन, दैट इज इट शुड मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कहानी समझ में आई। अगर अपने पास कोई फ्रिक्शन लेस हो, क्योंकि तो गैलीलियो ने पहले इस हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये सिचुएशन लेके बताया कि अगर फ्रिक्शन लेस हो और एयर रेजिस्टेंस वहां पे ना हो, दो चीजें हैं जो कि ऑब्जेक्ट को मोशन होने से या उसकी गति को क्या करती हैं, डिक्रीज करती है। कौन कौन सी दो थिंग्स हैं, एक तो फ्रिक्शन लेस है, दूसरी क्या है, एयर रेजिस्टेंस। तो इसने ऐसा सोचा, ठीक है, इनकी थ्योरी थी द हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट बी, कि अगर फ्रिक्शन भी ना हो और क्या हो, आपका एयर रेजिस्टेंस भी ना हो, तो वो चलती रहेगी। ठीक है, तो वहां पे फिर क्या होगा, नाइदर हैव एक्सीलरेशन नॉर रिटार्डेशन, तो जो अपना ऑब्जेक्ट है वो किस में करेगा, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कहानी समझ में आ गई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, जैसे ये इस प्रकार से बॉल नीचे आई, ठीक है। अब इसको जानने के लिए ऐसा कौन चीज ऐसी रोक रही है, कौन, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है और एयर रेजिस्टेंस रोक रही है। ठीक है, अगर इसी चीज को अगर अपन क्या कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें और फ्रिक्शन लेस कर दें, तो यहाँ पे वो चीज क्या हो जाएगी, क्या क्या लाएंगे अपन, मस्ट नाइदर हैव एक्सीलरेशन नॉर रिटार्डेशन। कहानी समझ में आ गई। चलिए, ये किसने किया था कंक्लूजन, अब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किसने किया था, गैलीलियो। ठीक है, अगर अपन इसको भी समझना चाहें, अगर देखो एक और इसने एग्जाम्पल लिया, अनोदर एग्जाम्पल, इससे भी समझ लो, अभी है हाथ में अपने एनसीईआरटी। तो गैलीलियो रीडिंग टू द सेम कंक्लूजन इन्वॉल्व्स ए डबल इंक्लाइन प्लेन, एक तो ये वाला प्लेन है इंक्लाइन प्लेन, एक इसने ये वाला इंक्लाइन प्लेन, दो इंक्लाइन प्लेन हो गए, रोल्स डाउन एंड क्लाइम अप द अदर, मतलब यहाँ से बॉल आई और फिर इसकी तरफ जाने लग गए, दो गत्ते अपने पास इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन, एक दूसरा मैंने इस प्रकार से लगाया, तो यहाँ से बॉल ड्रॉप की मैंने और यहाँ से वो तक जाने लग गई। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, द बॉल इज नियरली द सेम एज इनिशियल हाइट, ठीक है, ए लिटिल लेस बट नेवर ग्रेटर। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है पर इससे क्या हो, ग्रेटर देन नहीं हो सकता। ठीक है, इन द आइडियल सिचुएशन व्हेन द फ्रिक्शन absent the final height of the ball is the same as its initial height, मतलब गैलीलियो ने ये बात बताई दुनिया को, क्या सर, सुनो, सुन रहे हो, चलो आप सुनो फिर। जैसे ये एक प्लेन है भैया, अपन कह सकते हैं अपन ने ये एक तरीके से इंक्लाइन प्लेन बोल सकते हो, या इसको कह सकते हो आप पैराबोला बोल सकते हो। एक तरीके से इसको समझने के लिए मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है इस प्रकार से, इस बॉल को मैंने क्या किया, ड्रॉप किया, तो देखो यहाँ से मैंने इस बॉल को ड्रॉप किया तो लास्ट यहाँ तक जाएगी, फिर रुक जाएगी, फिर कई बार यहाँ जाके यहाँ रुक जाएगी। ठीक है, ये अपने पास डायग्राम, या यहाँ जाके यहाँ रुक जाएगी, तो इसको रोक कौन रहा है, ये चीजें जो कंडीशन आ रही है इसको कौन रोक रहा है, एक तो फ्रिक्शन रोक रहा है, क्या रोक रहा है वो, इसको एक फ्रिक्शन, दूसरा एयर रेजिस्टेंस, दूसरी चीज कौन सी है इसमें, एयर रेजिस्टेंस की। एक डायग्राम है, वहां से अगर अपन देखो, ये गेम भी होता है, यहाँ से कई बच्चे खेलते हैं इस चीज को। ठीक है,
बॉल दो होती हैं इस प्रकार से, अभी नाम याद नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, तो बॉल जब इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ तक नहीं जा पा रही वो, यहाँ तक तभी जा पाएंगे जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो, एयर रेजिस्टेंस जीरो, फ्रिक्शन जीरो। तो ये ही गैलीलियो ने अपनी लाइन में बोला है क्या, अगर आइडियल सिचुएशन कब होगी, आइडियल सिचुएशन कब होगी, वेहन जब फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन क्या हो, नहीं हो, एब्सेंट हो, तो फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज द सेम एज इट इनिशियल हाइट। तो जो अपनी इनिशियल या फाइनल जो हाइट है बॉल की यहाँ तक, तो ये आएगी ना फाइनल और इनिशियल हाइट, वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कब, जब फ्रिक्शन क्या हो, एब्सेंट हो। ठीक है, इफ द स्लोप ऑफ द सेकंड प्लेन इज डिक्रीज and the experiment repeated, the ball will stay reach the same height, but in doing so it will travel a longer distance। ठीक है, ये वाली बात अपन ने समझा दी। देखो ये बता भी रखा है यहाँ पे, the law of inertia was inferred by Galileo from observation of motion of a ball on a double inclined plane। ठीक है, तो देखो यहाँ से बॉल इसने यहाँ तक पहुंचाई, ये तब हो सकता है जब क्या हो, फ्रिक्शन क्या हो आपका, अब्सेंस हो, इज अब्सेंट। कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, ये जो एक तरीके से गैलीलियो ने जब ऐसा सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है आपको कि ये ऐसी चीजें हो सकती हैं संसार में, उन्होंने भी ऐसा दिमाग लगाया, और हो सकती कि नहीं हो सकती। ठीक है, चलो फिर अपन कहाँ पे चल रहे थे, अगला जो है, जो गैलीलियो ने अपना जो कंक्लूजन दिया दुनिया के सामने, उसके बाद में उन्होंने जो थ्योरी छोड़ी, किसके लिए, एक तरीके से कह सकते हैं अपन, जो न्यूटन साहब हैं अपने, कौन है, जो न्यूटन हैं, उन्होंने फिर इस चीज को देखा कि ये बात जो कह रही हैं, कौन, गैलीलियो, जो गैलीलियो अपनी बात कह रहे हैं क्या, कि अगर अपने एक या बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट को अगर अपने को यूनिफॉर्म मोशन रखना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस और एयर रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। कहानी समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे कुछ है तो एक और आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए अब समझो इसको। आगे क्या है, इन प्रैक्टिस द बॉल डज कम टू ए स्टॉप आफ्टर मूविंग इन फाइनाइट डिस्टेंस और ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बिकॉज ऑफ द अपोजिंग फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे अपोजिंग फोर्सेज कौन कौन से हैं, फ्रिक्शन है, विच कैन नेवर बी टोटली, ये कह सकते हैं अपन इनलिमिटेड, मतलब एक तरीके से, हाउ इफ देयर वर नो फ्रिक्शन द बॉल वुड कंटिन्यू टू मूव। अगर अपने पास फ्रिक्शन नहीं होगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो जो बॉल है वो कंटिन्यू कौन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, या कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये कंक्लूजन भी निकल गया। आगे, द गैलीलियो थस अराइव्ड एट ए न्यू इंसाइट ऑन मोशन दैट हैड एल्यूड, कौन था, अरस्तु, एंड हुज ऑन या एंड दोज हु फॉलोड हिम, द स्टेट ऑफ रेस्ट ए कंडीशन एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन से मतलब अपन क्या समझेंगे, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट इफ या इन बोथ केसेस देयर इज। ठीक है, देखो बात ये कह रहा है कि अगर अपने पास फ्रिक्शन लेस हो, पहली बात तो जो बॉल है किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो कंटिन्यू या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी। ठीक है, अगर अपन इस चीज को समझें, देखो द न्यूटन ऑन गैलीलियो आइडिया या आइडियाज एंड लैंड द फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स इन टर्म
of 3 laws of motion that go by his name Galileo's of inertia was his starting point, which is formulated एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन जब आया तब उन्होंने देखा कि जो गैलीलियो की जो थ्योरी थी, उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा, समझा और देखा कि हाँ, इनसे कुछ चीज़ें इन्होंने कंक्लूजन निकाला तो कुछ चीज़ें अपन भी बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो फिजिक्स में ऐसा ही होता है, हर साइंटिस्ट पूरी चीज़ें नहीं बता पाता कभी भी, उससे कुछ ना कुछ ऐसी गलती रही जाती है या वो चीज़ उस चीज़ को पकड़ नहीं पाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आगे अपने को पता नहीं चलेगी, दूसरा साइंटिस्ट आएगा और उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो देखो पहले अरस्तु था, अरस्तु को के बाद में कौन आ गया, गैलीलियो आ गया, गैलीलियो के बाद में अब कौन आ रहा है, न्यूटन। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, तो न्यूटन क्या बोल रहा है, एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंप्लेन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, तो वो कंटिन्यू मोशन करता रहेगा। वो तब तक अपनी कंडीशन या तब तक अपनी सिचुएशन या अपन कह सकते हैं जो अपना स्टेट तब तक चयन नहीं करेगा जब तक अपन उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे या एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही गैलीलियो ने बता के गया था लास्ट में, क्योंकि वो चलता रहेगा। अरे कोई बॉल को अगर अपन ड्रॉप करेंगे तो वो रुकती इसलिए है कि वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है और एयर रेजिस्टेंस लगता है, अगर ऐसा नहीं हो तो वो चलती रहेगी। अरे जैसे अब आप बोलोगे सर वहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन कोई नहीं जानता था ना। ठीक है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं उस चीज़ को कि जैसे अपन ने बॉल फेंका तो एयर रेजिस्टेंस के कारण क्या हो गई, रुक गई और उसकी गति कम हो गई, एक हाइट पे जाके वो नीचे आने लग गई। ठीक है, ऐसे अगर अपन वैक्यूम या अपन स्पेस में करें, कोई बॉल को अगर फेंकते वो फिर लौटेगी थोड़ी, वो घूमती रहेगी। ठीक है, ये चीजें अपन स्पेस से जोड़ के समझ सकते हैं, उससे क्या हो इजीली क्लियर हो जाता है बातें। देखो आइडियाज ऑन मोशन इन एंशिएंट और ये कह सकते हैं इंडियन साइंस। ठीक है, तो इसमें भास्कर हैं, कई साइंटिस्ट हैं जो इंडिया के हैं, उन्होंने भी बताया था अपनी थ्योरी। ठीक है, चलिए जैसे अपना जैसे ब्रह्मगुप्त है, जैसे दो साइंटिस्ट हुए थे जो न्यूटन से पहले उन्होंने बता दिया था। एक साइंटिस्ट जैसे उन्होंने ये बताया था कि जैसे आग का काम क्या होता है, जलना। ठीक है, पानी का काम क्या होता है, शीतलता प्रदान करना। वैसे ही पृथ्वी जो अपनी है उसका कार्य क्या है, वस्तुओं को खींचना। ठीक है, इन्होंने इतनी 3 बातें देके वो खत्म हो गए, आगे समय निकला गुजरा और आ गया। फिर उनके बाद में अपने इंडिया क्या है, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, उन्होंने उनकी जो 3 बातें हैं उनको समझा कि पृथ्वी के पास ऐसा गुण है जो वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, तो उन्होंने उस पूरी कहानी को उन्होंने एक नाम दिया गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, उसके 500-600 साल बाद में कौन आए थे, अपने न्यूटन साहब। ठीक है, तो ये अपनी अपनी थ्योरी है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने कहानी बता दी। अब बात कहाँ पे अपन पहुंच गए, न्यूटन तक पहुंच गए, न्यूटन के फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए अगर इस चीज को अपन ऐसे समझें, देखो इस चीज को भी समझ सकते हैं। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। एक्सीलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली, कब हो सकता है नॉन जीरो, इफ देयर इज ए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, इस चीज को भी अपन समझेंगे। तो जो फर्स्ट लॉ है आपका क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया या क्या करता है, रेजिस्टेंस अपोज स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, अरे रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है कोई भी बॉडी अगर मोशन करना चाहता है तो। ठीक है, अगर इनर्शिया ऑफ स्टेट की बात करें तो रेजिस्टेंस टू स्टेट ऑफ रेस्ट, तो उसको क्या रखता है, स्थिर रखने की कोशिश करता है। ऐसे अगर अपन इनर्शिया ऑफ मोशन है तो रेजिस्टेंस टू स्टेट ऑफ मोशन, तो वहां पे भी काम करेगा। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो रेजिस्टेंस टू स्टेट ऑफ डायरेक्शन, ये बातें अपन कर चुके हैं। ठीक है, इसको भी आप समझ सकते हो।
अब क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ था, इसी को अपन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है, एनी बॉडी विल बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो क्या है, कोई भी बॉडी अगर अपन किस में है, अगर रेस्ट में है, किस अवस्था में है, रेस्ट में है, और इन ए स्टेट ऑफ मोशन, अगर रेस्ट में नहीं है तो क्या है, मोशन में, अनटिल इट एक्सप्लेन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो वो कोई अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स यूज करेंगे तब जाके उसमें कोई चेंज होगा, नहीं तो अपना क्या हो, वो चलता रहेगा। अगर वेलोसिटी में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो मोशन में रहेगी। ठीक है, इसका मतलब होता है निष्कासित करना। ठीक है, अगर आपको समझना है, बढ़े आगे। ठीक है, दूसरा क्या नियम है अपना, न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज है। आप जानते हो सर, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसमें, लीनियर मोमेंटम में, विथ टाइम गिव्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। और यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। सर ये कलर नहीं दिख रहा, चलो हटाते हैं इसको। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पे ये क्या है, लीनियर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम भी होता है सर, उसको J से डिनोट करते हैं, आर क्रॉस पी। ये अभी काम नहीं आ रहा अपना। ठीक है, पर आपके नॉलेज के लिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, J से डिनोट करते हैं, आर क्रॉस पी। और ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटिन्यू, एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से काम कर रहा है। ठीक है, अगर इसकी क्या करें अपन, यूनिट की बात करें तो मास का कितना होता है, केजी। और अगर अपन ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसको अगर अपन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। एक केस मैंने बताया था, नेट फोर्स वहां पे 0 हो जाता है। देखो इसको समझते हैं, इफ बॉडी इज क्या है, यूनिफॉर्म, मोशन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v अपने को क्या मिलता है, 0, सॉरी क्या मिलता है यहाँ पे, कांस्टेंट। v यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो अपने को क्या मिलती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन F इज इक्वल टू क्या करें, एम ए, और a अगर अपन निकालें तो a क्या होता है, dv अपॉन dt। और यहाँ से एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो भी एक तरीके से 0 आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। एक बात तो ये, ठीक है। अब आते हैं अपन लीनियर वेलोसिटी पे, तो F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है। डी पी अपॉन क्या होता है, डी टी होता है। ठीक है, समझ में आ गई। चलो इसको अगर अपन ऐसे नहीं समझें तो इसको पहले एक बार तरीके से लिख लेते हैं ना। चलिए अब यहां से समझते हैं, अगर कोई बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पे v अपने को क्या मिलेगा, कांस्टेंट। क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अगर अपन a निकालना चाहें तो a यहाँ से कितना निकलेगा, dv अपॉन dt। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। और f का फॉर्मूला अपन जानते हैं, जो अरस्तु ने, अपन जानते हैं कि अरस्तु की जो थ्योरी थी वो कहाँ रोंग होके यहाँ रोंग हो गई थी, 0। ठीक है, अब अपन एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं, dp अपॉन dt। तो कहाँ से है ये, न्यूटन सेकंड लॉ, जो रेट ऑफ चेंज किसमें, लीनियर मोमेंटम विथ टाइम। तो p की जगह अपन क्या रखें, d अपॉन डी टी एम वी। तो f इज इक्वल टू डी टी एम इंटू वी प्लस एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, ये दो केस आ गए, f इज इक्वल टू
v इंटू डी एम अपॉन डी टी प्लस m इंटू डी वी अपॉन डी टी। अगर यहाँ पे मास क्या है, मास इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सर जैसे मास आपको ऐसे दे दे 5 kg तो ये कांस्टेंट में आता है, ठीक है। तो मास इज कांस्टेंट, तो v इंटू डी वी अपॉन डी टी ये किस में है, कांस्टेंट में। तो ये वाली क्या हो जाएगी, जीरो। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये स्टेप ऐसे कैंसिल हो तो ये जीरो हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, m इंटू डी वी अपॉन डी टी। और ये क्या होता है, एसिलेशन, ठीक है। तो अपना जैसे एक्सटर्नल फोर्स अगर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। आगे ले लेते हैं अपन जगह अपने पास, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। एक तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, एक फॉर्मूला क्या आ गया, एम ए। ये कब आएगा, जब मास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस केस को ध्यान रखना, ये हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते आप, वहां पे कंडीशन होनी चाहिए कि मास अपना क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जो अपन निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है, जीरो, तो अपन कह सकते हैं ये क्या हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे F1 F2 और F3 क्या कह सकते हैं इसको, जीरो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ से 5 न्यूटन लगा है, यहाँ से 5 न्यूटन लगा है, और इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन हो गया, तो जीरो हो गया। जो एफ नेट अपन कह सकते हैं, यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब ये थोड़ी आपने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स तो लगाया था, पर वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है। और अपन जानते हैं जो एफ है, एफ नेट वो कितना मिल रहा है अपने को, जीरो। ये केस समझ में आया। अरे जैसे कोई रेट ऑफ चेंज है, अगर अपन कह सकते हैं कोई न्यूमेरिकल रेट ऑफ चेंज, या अपन कह सकते हैं इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल हल्का सा बता रहा हूँ आपको, जैसे 5 kg मीटर पर सेकेंड, या कह सकते हैं चेंज हो रहा है, कह सकते हैं। और क्या दिया हुआ अपने पास, v की वेलोसिटी थी वो 5। तो जैसे अपने पास वो क्या आ गया, F इज इक्वल टू वी इंटू डी एम अपॉन डी टी। तो मल्टीपल करके अपन निकाल सकते हैं वहां पे। फिर जो एम ए आइसोलेशन, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन। ये समझने के लिए है ना, कल अपन अच्छी तरीके से करेंगे। आज जो मैंने हल्का सा आपको इस चैप्टर में अब एंट्री अपन कर चुके हैं, ये जो 2 लेक्चर हुए थे ये इसलिए थे कि आपको इस चैप्टर में एंट्री अपन कैसे करें। अरे सीधा आप न्यूटन में अगर प्रवेश करते अपन, तो आप बोलते सर इससे पहले कितनी थ्योरी लिखी हुई है, वो है क्या। वो इसलिए है कि पहले अरस्तु था, अरस्तु ने बातें बताई, फिर वो कहीं आके गलत हो गया, उसके बाद में गैलीलियो आया, गैलीलियो ने एक थ्योरी दी, उसको समझ के न्यूटन ने अपने नियम दे दिए, और न्यूटन को अपन को पढ़ना है। लास्ट में जाके हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, कई चीजें पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर ये चैप्टर समाप्त, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। चलिए स्वस्थ रहिए, मजे कीजिए, और साथ साथ अगर समय मिलता है तो आप पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। वैसे ही 15 अगस्त आने वाला है, लड्डू आप खाएंगे, ठीक है। स्वतंत्र दिवस आने वाला है, ठीक है, कल ही है सर। चलिए फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना रखते हैं अपन, राधे राधे।